हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफाली और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एनर्जी बैंड गैप होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एटम से। एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स के वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये है न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है बेसिकली इसी को हम एक एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि एनर्जी लेवल क्या होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। एक एटम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में कंपनसेट हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो ओवरऑल जो हमारा एटम है वो भी न्यूट्रल होगा। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, और उसी की हेल्प से हम समझेंगे बैंड गैप। एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी तो हमने बात की थी एक एटम की, लेकिन एक मटेरियल में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एटम्स पास पास होते हैं। जब एटम्स पास पास होते हैं तो क्या होता है, मैं एक हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेके देती हूँ। ये हो गया हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन एटम के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैंने एक दूसरा हाइड्रोजन एटम ले लिया। ये बहुत पास पास होते हैं, ये मैंने आपको क्लियरली शो करने के लिए थोड़ा दूर बनाया। इन दो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जब पास पास होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन के जो बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ऐसे मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं जो कि पास पास होंगे तो बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। सिर्फ आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, जिनको कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि जो इनर लेवल है वो न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उससे ज़्यादा बाउंड होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आउटर लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वही जो है कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो भी चेंज होगा। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे। तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स को अगर मैं इस तरह से शो करूँ, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल का ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, यानी कि उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इमोबाइल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो क्या ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं। लेकिन हमें तो कंडक्शन चाहिए। तो अब देखो हमें कंडक्शन चाहिए यहाँ, तो क्या करना होगा, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इलेक्ट्रॉन को ताकि वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ सके। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी और वो इस एनर्जी लेवल पे चला गया और यहाँ पर वो जाकर फ्री हो गया। ऐसे मैंने एक और को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करी, वो दूसरे एनर्जी लेवल पे चला गया। तो इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। और ये जो एनर्जी लेवल का ग्रुप है यहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि
वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम लेवल है मैंने इसको मान लिया E2 और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम लेवल है उसको मैंने मान लिया E1। तो इसका क्या मतलब है कि हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है मिनिमम इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। ये जो एनर्जी है यही होती है एनर्जी गैप, जिसे कि हम बोलते हैं बैंड गैप या फॉरबिडन बैंड गैप। अब हम फॉरबिडन का मतलब समझते हैं। फॉरबिडन मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं होगा। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो और मैंने उसको इतनी एनर्जी दी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा और वो वापस वैलेंस बैंड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है वो जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है उससे ज़्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम जब पत्थर फेंकते हैं अर्थ से स्काई की तरफ, तो क्या होता है? अगर एस्केप वेलोसिटी से कम पर हमने पत्थर को फेंका तो पत्थर ग्रेविटेशन की वजह से वापस से अर्थ पर लौट आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमने बैंड गैप, जो मटेरियल का बैंड गैप है, उससे कम एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस से वैलेंस बैंड में आ जाएगा। तो एक तरह से ये जो गैप हुआ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मेटा स्टेबल स्टेट को, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है लेकिन वो यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता, यहाँ पर वो स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हमने डिफाइन किया। कंडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। तो जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से हो रही है। तो इस तरह से हम बैंड गैप को डिफाइन करते हैं। अब हम मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे बैंड गैप के बेसिस पे। तो देखो, मटेरियल जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। पहले हम लेते हैं इंसुलेटर, सेकंड हम लेते हैं कंडक्टर और थर्ड ले लेते हैं सेमीकंडक्टर। अब इंसुलेटर को हम बैंड गैप की हेल्प से समझते हैं। ये मैंने मान लिया कंडक्शन बैंड का जो मिनिमा है जिसको हमने E2 से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है? कंडक्शन बैंड। ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर मान लिया वैलेंस बैंड का मैक्सिमा जिसको कि हमने E1 से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया? वैलेंस बैंड। और ये जो है एनर्जी गैप हो गया वैलेंस बैंड मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड मिनिमा के बीच में। तो अगर ये एनर्जी गैप जो है जिसे कि हम बैंड गैप भी बोलते हैं, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसी मटेरियल के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मटेरियल एज एन इंसुलेटर काम कर रहा है। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन को हम इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मटेरियल है वो डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। साथ ही अगर हम देखें कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे भी दी तो बहुत कम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि हमारा कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्री हो पाएंगे। तो हम एक और चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं ना कि इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर में मैंने मान लिया ये है हमारा कंडक्शन बैंड मिनिमा, और यहाँ मैंने कहीं ले लिया वैलेंस बैंड मैक्सिमा। ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ पार्ट जो है वैलेंस बैंड का वो ऑलरेडी ओवरलैप्ड है
कंडक्शन बैंड के साथ, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही फ्री है, यानी कि यहाँ पर पहले से ही जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, पहले हम बैंड गैप की बात करते हैं। यहाँ पे जो बैंड गैप है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अप्रोक्सीमेटली हम उसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कंडक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये मैंने मान लिया कंडक्शन बैंड मिनिमा, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने मान लिया वैलेंस बैंड मैक्सिमा, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, जिसको मैंने Eg से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो बैंड गैप है ये अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ किसी भी मटेरियल के लिए, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब कंडक्टिविटी की हम बात करें तो कंडक्टिविटी को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सिग्मा जो है यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम, जैसे कि हमने डिफरेंसेस में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं। देखो जब तक हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी तब तक क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में थे, कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे। तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, नहीं, तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है। यानी कि सेमीकंडक्टर जो है हमारा इनिशियली एज एन इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं और वो कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में चले गए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा सेमीकंडक्टर एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का ये बेनिफिट है कि ये एज एन इंसुलेटर और एज अ कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए, मोशन को। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंसुलेटर के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल होते हैं ग्लास, वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। कंडक्टर अगर हम देखें तो कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं गोल्ड, स्टील, कॉपर एट्सेट्रा। और सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एट्सेट्रा। तो ये तो हो गया हमारा मटेरियल का क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो किस तरह से आगे क्लासिफाइड होगा। और हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा दोनों के पर्पज़ को सॉल्व कर रहा है। और जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जिस चीज़ की वजह से होती है ना, वो हमें सेमीकंडक्टर से फुलफ़िल हो रही है। तो इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को ही आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।